गया। स्वागत है सर। थैंक यू। पता नहीं क्या बीच में वो डिस्टेंसी हुई कोई। हाँ सर, आइडिया आजकल कुछ वो टेक्निकल ग्लिच ऐसी हो जाती है कि मेरे साइड से दिख रहा है कि मैंने भेज दिया, बट वो आपको रिसीव नहीं हो रहा होगा। रिसीव नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। जी। और हमें इतनी टेक्निकल नॉलेज पता भी नहीं हो, बेटा बुलाया है, मैंने कभी चेक करना ये तो कुछ चलिए। सर ये हाँ लाइफ का हाँ। पार्ट है, बट जो हम्म, टेक्निकल चीजें आपको पता है वो लोग बड़े बड़े टेक्नीशियन को नहीं पता है। तो आज हम उन कुश्ती के टेक्निक के बारे में बातचीत करेंगे। तो सर, जरूर आपने जरूर। बताया था दिलचस्प बातें अपने स्कूल जीवन का, कि स्कूल में आप चाहे 1500 मीटर हो, चाहे बास्केटबॉल का खेल हो, या फिर स्विमिंग हो, आप सब में पार्टिसिपेट करते थे, सब में हाँ, चैंपियन थे। सब मैं जी सर। मतलब इवन नेशनल भी 2 में खेला हूँ। पहले मैं रेसलिंग से पहले कबड्डी में नेशनल खेला हूँ 75 में टाटा नगर। ओ। और उसके बाद कुश्ती प्रोफेशनली पकड़ ली मैंने 10th में। 10th में फिर मैं कुश्ती ही करने लग गया था, क्योंकि मैं दिल्ली स्टेट में मेरा ब्राउन्ज आ गया था। वो मतलब डिस्ट्रिक्ट से बाहर, ब्लॉक से बाहर निकल गया था डिस्ट्रिक्ट तक। स्टेट में जी तो स्टेट में फर्स्ट आने के बाद फिर मैंने कुश्ती शुरू कर दी 76 77 में। जी। हाँ जी। तो सर आई मीन मतलब एक स्टेट लेवल पे मेडल पाना आपके लिए एक मोटिवेशन रहा, फिर आपने कुश्ती में ही सब कुछ शुरुआत कर दिया। हाँ, और उसमें मेरे 75 जो कबड्डी खेलने गया ना, उसमें मेरे बड़े भाई भी कबड्डी खेलते थे। उनके एक मित्र थे, उसने भी मुझे कुछ सजेस्ट किया कि भाई कबड्डी का अब तो बहुत पॉपुलर है, उस टाइम पॉपुलर नहीं थी, कि जी इंडिविजुअल गेम पकड़ो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर मेरी नेशनल में दिल्ली स्टेट में भी पोजीशन आ गई, तो फिर मैं कबड्डी से सब गेमों को छोड़ के एक ही गेम मैंने 10th में जाके मैं रेसलिंग पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया मैंने। राइट। हाँ। और तो फिर मतलब 10th के बाद फिर कैसे ये कारवा बनता चला गया, होपफुली मैं मतलब आपने 1-2 साल हाँ के अंदर वही नेशनल। 10th में फिर मुझे जो है मास्टर चंद्रगिराम का अखाड़ा था हमारे दिल्ली में नजदीक, जो मेरे गांव से सीधी एक बस जाती थी। तो मैं उसमें मेरे बड़े भाई के दोस्त थे अनूप सहरावत करके, जी वो दिल्ली के अच्छे जाने माने मिट्टी के रेसलर थे। तो उनके पास मैं जाने लग गया अखाड़े में। तो वहां जाने लग गया तो पहले रेगुलर जाता था, फिर 2 महीने की छुट्टियों में वहीं रहा 70। फिर मैं 11th में आ गया। हमारे टाइम मेरा लास्ट बैच था 11th का बोर्ड का, उसके बाद 10+2 हो गया दिल्ली में भी। तो फिर मैं 11th में वहां रहा, तो अखाड़े में जाने लग गया। तो फिर वहां पे जाके मैंने थोड़ा सा मतलब एक तो ये हो गया, वहां के बच्चे जो दिल्ली के बच्चे थे उनसे कुश्ती लड़ना। यहाँ पे जामा मस्जिद में दंगल होते थे और कहीं दंगल होते थे, वो लड़ने शुरू किए। तो उसमें लोग मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करते थे काफी दिन तक। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं एक 78 में ही वहां से, फिर जब मैं 11th में था तो जूनियर नेशनल खेला दिल्ली स्टेट की उसकी तरफ से। तो उसमें मेरा जी सिल्वर मेडल आया, पहली नेशनल थी मेरी वो। उसके जी। बाद थोड़ी सी रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगी, हाँ भाई स्टेट से नेशनल लेवल तक भी मैं कुछ कर जी सकता हूँ। और जी 77 सर। 78 के बाद फिर मेरे को HU में हमारे उदय चंद जी पहले अर्जुन अवार्डी, उन्होंने मुझे जी वहां नेशनल में देख लिया था करनाल। तो उन्होंने कहा था आप ज्ञान 11th करके और मेरे यहाँ से DPED भी कर लोगे, अच्छे रेसलर भी बन जाओगे, यहाँ कोचिंग भी अच्छी है और वो भी। तो मैं वहां DPED करने चला गया। डीपीएड यानी HU हरियाणा डिप्लोमा। एग्रीकल्चर, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें स्पोर्ट्स कॉलेज था हिसार। अच्छा अच्छा सर। तो वो आपने बताया सर, डीपीएड था या बीपीएड का कोर्स था? डिप्लोमा फिजिकल, हम उसको बोलते थे BSH एंड PE, बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की डिग्री वो राइट। मिलती थी। तो जी मैं जो भी फिर बना, जो भी किया मैंने वो HU से ही किया, स्पोर्ट्स कॉलेज से ही किया। जी जी। हाँ, मैं फर्स्ट ईयर में ही सीनियर नेशनल में गया तो मुझे वहां कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था, कंबाइंड यूनिवर्सिटी की तरफ से गया था। इवन एक जी वाकया तो ऐसा मैंने कई बार उसका जिक्र भी किया है कि जो मेरी पहली नेशनल थी सीनियर की 1979 फरवरी, हैदराबाद नेशनल गेम्स थी वो। तो जी जी। उसमें मैंने जब पार्टिसिपेट किया तो मेरी एज भी ज्यादा नहीं थी, तो लोग रेसलिंग में कॉलेज से आए उसको कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता था। तो मेरे को वहां लोगों ने सीरियस नहीं लिया 1-2 कुश्ती में। तो लेकिन मैंने वहां फिर आर्मी को हराया और रेलवे को हराया, तब सीरियस हुई और मैं उसका चैंपियन बना फिर वहां जी जी। पहला ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी से तो मैं पहला ही हूँ उस टाइम, गोल्ड जो आया था जी HU से। नेशनल गेम्स का गोल्ड मेरा पहली बार जो है मेरे कॉलेज की तरफ से गया, जाके कंबाइंड यूनिवर्सिटी की तरफ से जाके, वहाँ ओस्मानिया यूनिवर्सिटी थी, वहाँ कैंप लगा हमारा। तो पहला जी पहला तो मेरा मेडल वो है सीनियर नेशनल का, मेरे पहली पार्टिसिपेशन और पहला ही नेशनल गेम्स का गोल्ड।
तो मैं समझता हूँ सर उस वक्त आपका उम्र लगभग सर आप 20 साल के रहे होंगे लगभग। हाँ, मेरी 60 का जन्म है मेरा, फरवरी का एग्जैक्ट। तो वैसे पेपर में मेरा जुलाई है, क्योंकि वो 7 साल का पूरा नहीं होता ना, तो वो बच्चे कहते हैं 7 साल का कब हो रहा है, तो वो लिख दो, क्योंकि एडमिशन कर दो बच्चों के। तो वैसे मेरी जो है वो फरवरी 60 की है डेट ऑफ बर्थ। तो वो नवंबर 79 में मेरा सीनियर नेशनल का गोल्ड हो गया था, और वो भी कंबाइंड यूनिवर्सिटी की तरफ से गया मैं। मतलब दिल्ली स्टेट और हरियाणा तो, और आर्मी होती थी उन दिनों में, ये 3-4 स्टेटों के से तो जाए तो आदमी को रिकॉग्नाइज करते थे। अगर कोई कॉलेज से आए या कोई ऐसी स्टेट से आए, जम्मू से आए या केरला से आए रेसलिंग में, तो उसको कोई खास मतलब हम कंबाइंड यूनिवर्सिटी से गए थे, जैसे केरला से रेसलर आए हूँ, तो उतना ही रिकॉग्नाइजेशन थी हमारी, कोई थी नहीं। लेकिन जब मैंने 1-2 आर्मी वालों को और उसको हराया रेलवे को, तब रिकॉग्नाइज हुआ कि भाई वो मतलब कॉलेज का बच्चा सोच के मत जाना, वार्म अप होके जाना, नहीं तो वार्म अप नहीं होते थे हमारे लिए। जी सर, एक्चुअली सर एक बहुत बड़ा हम सभी के लिए शिक्षा भी आपको देख करके कि इतना पोटेंशियल होने के बावजूद आपने इतने कम उम्र में अचीवमेंट पे अचीवमेंट आपने लिया, लेकिन हर जगह रिकॉग्निशन आपने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पे ली। जैसे आपने स्टेट लिया, पहली बार नेशनल खेला, तब आपको रिकॉग्निशन मिली। तो रिकॉग्निशन के पीछे आप कम भागे, आपने अपने पोटेंशियल से रिकॉग्निशन खुद को जबरदस्ती लोगों को नहीं करवाया, अपने दम पे कराया। ये मुझे भी कभी कभी लगता है कि मुझे जितनी जल्दी मुझे खुद को ये नहीं था कि मैं यहाँ जाऊंगा और नेशनल जीत लाऊंगा, मुझे नहीं था, पर मेरे में ये था कि मैंने जाके अपना करना है। आगे कौन है कैसे है मुझे कोई लेना देना नहीं होता था कभी भी। चाहे मैं ओलंपिक में भी गया, हालांकि नहीं जीत पाया वो एक अलग बात है, लेकिन कभी मैं ये सोच के नहीं गया कि मेरा वहां क्या होगा या मैं उससे क्या करूंगा। मैं अपना चलता रहा। मेरे कोच भी जो एक आध साथ में था, वो भी जाते हुए कहते थे, बोले आप रुक के कुश्ती लड़ा करो, क्योंकि मुझे रुकना नहीं आता था लास्ट तक। या तो मेरे को हरा देगा या मैं उसको हरा कर अपने करो काम, एक तरफ ऐसा ज्यादा लाइफ में रुकना नहीं। मेरे में ये है, मेरे साथ के जो अभी मित्र हैं मेरे, वो मैं 78-79 मतलब समझो नेशनल लेवल पे आ गया, सीनियर नेशनल पे लोग मुझे रिकॉग्नाइज करने लगे। और वो मेरे ही साथ वाले जो मेरी एज के ग्रुप के थे, वो आप 82 एशियन गेम्स में भी नहीं नजर आए, वो 86, 83, 84, 84 में आए हैं। वो लोग मेरे से 4-4, 5-5 साल बाद आए हैं मेरे साथी जो मेरे साथ के थे। और मैं एक अपने से एक बैच पहले में ही इंटर कर गया था इस मामले में। तो ऐसे एक दो ही थे हम, एक दो और भी था जो छोटी एज में आए हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे स्टार्टिंग में मुझे जल्दी मिल गया, ये ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, नहीं ये फैक्ट है। और सर जब इतनी कम उम्र में आप पहली बार ओलंपिक खेलने गए 1980 के ओलंपिक में, और आपने जैसा बताया कि मिट्टी वाले अखाड़े में आप प्रैक्टिस करते थे, तो कितना डिफरेंस हुआ और उसको आपने कैसे हैबिट को मेंटेन किया? बिकॉज जिसकी जो आदत पड़ जाती है, खासतौर से स्पोर्ट्स में छोटी छोटी चीजें काफी मायने रखती है। तो मिट्टी का अखाड़ा वर्सेस वो गद्दे वाला अखाड़ा, क्योंकि मैंने कई सारे एथलीट्स का जब इंटरव्यू लिया जो हाई जंप करते हैं, तो हाई जंप करने वालों को भी तकलीफ हो जाती है कि जबकि गद्दा उनके लिए तो अच्छा होता है। तो अभी आप कुश्ती में थे, प्रॉपर एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, तो आपने उसको कैसे कोप अप किया? नहीं, ये मेरे लिए अच्छा था। मैंने कहा मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में गया तो वहां मुझे मैट मिल गया था जाते ही। अच्छा। बहुत सी अखाड़ों में मैट नहीं था, लेकिन मेरी एचयू में मैट था, स्पोर्ट्स कॉलेज में मैट था हमारे पास। और 80 के ओलंपिक में जो गया, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया उसमें मेरा क्या हो गया कि 80 के ओलंपिक में यूएसए ग्रुप ने बहिष्कार कर दिया था। तो जैसे हमारे ओलंपिक में पहले क्वालिफाई नहीं था हमारे टाइम पे, जब क्वालिफाई नहीं था उनमें मैं तो बिगिनर था, तो जीत तो गया, लेकिन मेरा वेट उन्होंने उसमें ओलंपिक में नहीं भेजना था। लेकिन जब वो यूएसए वालों ने बहिष्कार किया रशियन ग्रुप का, तो फिर उन्होंने कहा जितने भी हैं सबको भेज दो। तो हम उसमें 6-7 जो थे वो बाद में गए थे, जिसमें 1-2 दूसरे गेम के भी थे, उसमें मैं भी था। कुछ वैसे उन्होंने बल्कि उस टाइम यूथ कांग्रेस ने यूथ वाले भी भेज दिए स्पोर्ट्स के नाम से। तो हम जब गए तो मेरा वेट उस टाइम हो चुका था। चीफ कोच कहने लगा यार एक दिन पहले अगर आ जाता तो हो सकता था। तो मैं वहां मैंने पार्टिसिपेट जो किया एग्जैक्टली में 84 में किया। राइट। 80 में हमें भेजा गया जरूर था, लेकिन वो मतलब जो एक वो नहीं हुआ, वो कुछ टेक्निकल गैप रह गया था जो हम वहां नहीं जा पाए। जो जैसे हमारे 10 वेट कैटेगरी थे, तो 7 वेट कैटेगरी उन्होंने भेज दिए
पहले 3 वेट कैटेगरी को नहीं भेजा था, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से, या हम नए थे इसलिए भाई चलो जो सीनियर है उनको भेज दो। फिर वो जी रशियन ग्रुप का यूएसए ने बहिष्कार कर दिया था, उन्होंने कहा भाई जो आपके और बेस्ट हैं वो भी भेज दो, तो उसमें हमारा नाम आ गया था। फिर हम गए जी। तो वो मेरा वेट नहीं हो पाया, बस मैच देखने के मतलब इवन रेसलिंग भी नहीं देख पाए हम तो, हॉकी देखी उसमें जाके वहां पे फिर। तो नहीं, पार्ट 84 में मैंने पार्टिसिपेट किया जी और सर। तो 86 में जब मैं एज चीफ कोच था। जी सर, जब आप 1980 में इतने कम उम्र में ओलंपियन, पहले तो आपको बोला गया कि नहीं जाना है प्रोटेस्ट की वजह से या जो हम्म, भी टेक्निकल ग्लिच थी, तो एक मैं समझ सकता हूँ कि ओलंपिक सबका सपना होता है, और फिर आपको अचानक से जब बोला कि नहीं नहीं आपको भेजा जा रहा है, वापस से भेजा जा रहा है, तो एक डेफिनेटली मन में खुशी आई होगी। और वहां जा करके जैसे आपको पता चला नहीं खेलना है, तो ये कैसा रहा सफर आपके लिए ये पर्सनली? मेरे कॉलेज, मुझे उस टाइम कोई एक तो कन्वेकेशन नहीं था ना उस टाइम, ना फोन थे, एक छुट्टियां हो गई जी थी, तो मेरा मैसेज गया मेरे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कॉलेज का एक बाबू मेरे गांव आया जी। कि भाई आपको तो ओलंपिक में जाना है। मुझे उस रात नींद तो आई ही नहीं मुझे उस रात, क्योंकि पहली बार तो मैंने जी फ्लाइट में बैठना था, और वो भी जी ओलंपिक जी में, और मुझे पता है कि भाई आपको तो जाना है। वो टिकट भी मेरी जो है वो एचएयू में कॉलेज में चली गई, वहां से एक बाबू टिकट मेरा वो लेके आया, फिर मेरा पासपोर्ट उसने लेके यहीं से फिर मेरे को वीजा दिलवाया, वीजा क्या उस टाइम हमें वो कार्ड आया था वहां से, वो कार्ड मिला, फिर वो कार्ड लेके गया। तो हमें जैसे जैसे लेके गए तो वो पार्टिसिपेशन ना करना तो दुखदाई था, बाद में पता चला ना उसका पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और जी मुझे किसी फेडरेशन, मेरी फेडरेशन वगैरह से नहीं आया, मेरे एचयू से मुझे आया, स्पोर्ट्स कॉलेज से कोई बाबू लेके आया था मेरी टिकट और वो विजय का कार्ड, कि जी भाई उसको तो वहां जाना है। और ऐसे ऐसे फिर हम वहां पता चला, फिर हम वहां उन्हें मिले, तो वो लेट हो चुका था कि मेरा वेट कैटेगरी जंप हो गई थी, मतलब 57 में मैं अगर पार्टिसिपेट करता तो वो उस दिन नहीं था। और उस टाइम गया था 48 गया था, 52 गया था, 62 भी नहीं गया था, 57 भी वेट कैटेगरी नहीं गया था, 3 वेट कैटेगरी नहीं गई थी, तो जो 7 गए थे, तो 8वां मैं गया था, लेकिन मेरी पार्टिसिपेशन नहीं हो पाई। जी। हाँ, तो तो महसूस सर तो वहां होया पे फिर। हम्म, जैसे मतलब आप वापस आए, और मतलब आप पहली बार आपने जैसे बोला ना फ्लाइट का एक्सपीरियंस लिया, बहुत कुछ लिया, आपके जान पहचान वाले, आपके कॉलेज वाले, सभी को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, जितने भी अपने होते हैं उन सभी को उम्मीदें होती हैं। तो हम्म। लोगों ने आपसे पूछे होंगे कि अरे क्यों नहीं पार्टिसिपेट हो पाया, क्या हुआ? तो आपने क्या मतलब लोगों को मैं रिस्पॉन्ड किया, और वो आपके मन में वो क्या आया? उस टाइम बड़ा वो फीलिंग हमें खुद ही नहीं पता, मैंने कहा भाई हमें वहां लेके गए, हमें खुद ही नहीं पता, मैं जैसे तैसे करके वहां कोच तक पहुंचे हम, जी कि एक तो पहला मेरा टूर, पहला फर्स्ट टूर था वो इंटरनेशनल का। उससे पहले मैं एशिया चैंपियनशिप तो खेल चुका था, लेकिन अच्छा इंटरनेशनल में बाहर कभी मैं गया ही नहीं था। हमारे टाइम पे साल में 2 से 3 टीम जाती थी, हम जी हमारे आज की तरह तो महीने में 3 टीमें जा रही हैं, हमारे तो साल में जी 1-2 टीमें जाती थी, 1-2 कैंप जी लगते थे। तो वहां हमें आइडिया ही नहीं हुआ मुझे पहले किससे मिलना है, मैं तो पूरा उसमें था कि मुझे जल्दी जल्दी कराओ, मेरा वेट कैसे होगा क्या होगा। तब तक मैं वो एशियन ओलंपिक विलेज में पहुंचे, तब तक तो वो हमारा रुकने का भी कहीं अलग से किया हुआ, जो बाद में गए थे उनका कहीं और था। तो जी। वो वेट हो चुका था उस टाइम तक, तो वो कहते अगर कल भी या एक दिन पहले और 2 दिन पहले भी अगर मैं चला जाता तो मेरी एंट्री हो सकती थी, मतलब ये कंफर्म नहीं होती है, नहीं होती, लेकिन चीफ कोच थे हमारे भागवत साहब, उन्होंने कहा अगर 2 दिन पहले भी आ जाता, या हमें कोई वो ही नहीं है, क्योंकि वो मुझे नहीं पता वो फेडरेशन का इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था, क्योंकि फेडरेशन की तरफ से मेरे पास वो पेपर नहीं आए थे, मेरे वो पेपर आए थे एचयू की तरफ से, कि भाई आप जो ओलंपिक में जो नहीं सिलेक्ट हुए थे वो कैंप में थे, उनको फिर वहां पे पार्टिसिपेशन का ऐसे हुआ जी है कि यूएसए ने उसका बहिष्कार कर दिया, तो वहां पार्टिसिपेशन पूरी करनी है, ऐसे कुछ करके हमें बताया गया था। जी बिल्कुल सर। हम्म, एक्चुअली इस प्रश्न को पूछने का मेरा पहली बात तो ये कि उस समय कम्युनिकेशन की इतनी समस्याएं होती, जैसे आपने बोला कि आपके कॉलेज से कोई आपके गांव घर पे आया, बताया कि आप सेलेक्ट हुए हैं। हाँ आज हाँ हम आधुनिक कम्युनिकेशन, आधुनिक टेक्नोलॉजी में जरूर है, मोबाइल फोन, ईमेल, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बहुत सारे नेशनल फेडरेशन के में मैं देखता हूँ कि अभी जैसे मिनिस्ट्री ने एफिलिएशन दिए थे, तो सबका एफिलिएशन कैंसिल कर दिया गया। बहुत सारी जैसे आर्चरी का विवाद था, कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात करो तो कराटे, ताइक्वांडो के भी कोर्ट केसेस चलते रहते हैं। तो सर आपको नहीं लगता कुछ पर्सनली कि ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जिससे फेडरेशन की लड़ाई या फेडरेशन के व्यवस्था मतलब
कुछ समस्याओं की वजह से प्लेयर्स के कम्युनिकेशन या प्लेयर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए? देखो, मैं एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा हूँ, मैं 2-3 फेडरेशनों के साथ भी जुड़ा हूँ। जी। ये एक अलग सी चीज लगती है कि एफिलिएशन होना ना होना एक अलग मैटर होना चाहिए। स्पोर्ट्स को इंटरनेशनल में जाना ना जाना वो थोड़ा सा अलग से, जब सब कुछ साई करती है, सब ए जी। टू जेड पैसा साई देती है, सब कुछ देती है। मैं एक जिम्नास्टिक के गेम से जुड़ा था, मैं खुद उसमें ट्रेजर रहा, पर वो एफिलिएशन ही नहीं हुई उसकी। और वो बच्चे आज जी। तक 2010 से बच्चे आज तक सफर कर रहे हैं उसके। तो उसमें जी। हमारी जो है ना, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की ऐसी कोई खास गाइडलाइन नहीं है। बस उनके बाबू चाहें तो वो उसको चला सकते हैं, और नहीं चाहें तो नहीं। ये डी एफिलिएशन करना तो ठीक है, कोई काम नहीं करे डी एफिलिएशन करो, लेकिन नेक्स्ट डे से दूसरी को किसी को जिम्मेवारी दो। डी जी। एफिलिएशन का मतलब ये नहीं होता कि आप 10 साल 15 साल तक डी एफिलिएशन एक फेडरेशन को रखो। मतलब मैं जी। जिम्नास्टिक का उदाहरण देता हूं, 2010 से आज तक डी एफिलिएशन है। डी एफिलिएशन का जी। मतलब सरकार की ये जिम्मेवारी है, अगर आप इसको रिकॉग्नाइज दोगे इसको नहीं दोगे, बस। अगर ये जी। अच्छा काम नहीं कर रहा, डी एफिलिएशन ये वर्ड तो आपके पास है, डी एफिलिएशन। इसके बाद बच्चे कहां जाएं, क्या करें, किसके पास जाएं? जी। मतलब कोई बिल्कुल। जिम्मेवारी नहीं इसमें। इसमें इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई उसका प्रोजेक्ट ऑफिसर कोई ले लेता है, इंसेंटिव ले लेता है कि भाई चलो मैं यार इस गेम को कुछ एक आध कैंप लगा देता हूं। वो फिर वो बाबूशाही आ जाती है उसमें, फिर वो अपने अपने तरीके से चलाता है। जब भी डी एफिलिएशन कोई फेडरेशन हो, हमें दो मेरे जैसे को बुलाते भी लोग कम है, क्योंकि मैं क्वेश्चन मेरे थोड़े से सीधे सीधे से ही होते हैं। तो मुझे ज्यादा लोग, मुझे लगता है कि वो पसंद नहीं करते शायद लोग जो सीधी सी बात करता। मैंने 3-4 बार स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बुलाया मुझे, टॉप अप में भी रखा। मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने मुझे टॉप अप से उस टाइम। फिर बाद में मुझे वो उसमें भी मेरा आ गया कि लेटर आप नहीं हो अब। कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप कोई भी चीज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, अगर आपने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और फेडरेशन के बारे में कुछ कॉन्फिडेंशियल लेनी है, फेडरेशन काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके बारे में मैंने जी। बोला था कि नाम आप किससे मांग रहे हो? आप खेल फेडरेशन से। खेल फेडरेशन से 3 नाम दे दो, हम उसमें से एक आदमी ऐसा रखेंगे जो फेडरेशन के बारे में बताएगा वो काम ठीक कर रही है कि नहीं कर रही। यार मैंने कहा जी। ये, मैं उस टाइम वो मैडम खुल्लर होती थी शायद, मुझे जहां तक ध्यान है। जी। मैंने मैडम से बोला, मैंने कहा खुल्लर थी शायद स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जब मेरी उससे बात हुई। तो मैंने उनको बोला, मैडम आप 3 नाम मांगते हो स्पोर्ट्स फेडरेशन से कि 3 नाम आप दे दीजिए, उनमें से हम एक नाम करेंगे जो आप लोगों को बारे में बताएगा कि ये फेडरेशन काम ठीक नहीं कर रही है। तो क्या वो 3 नाम वो आएंगे जो फेडरेशन के बारे में बताएंगे? अगर सही आपने कहा। फेडरेशन के बारे में ही पूछना है तो क्यों नहीं आपके पास सबकी लिस्ट है? आपके पास जी। ओलंपियन की लिस्ट है, आपके पास एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स वालों की लिस्ट है, मेडलिस्ट की लिस्ट है, आपके पास क्या जी। लिस्ट नहीं है? तो आप क्यों पूछते हो? दूसरा मैंने उनको किया था, उसके बाद उसने वो तो करा दिया था उस टाइम मैडम ने, कि जो कैश अवार्ड है, मैं 8-10 साल चीफ कोच रहा हूं, मुझे जी। किसी जी। बच्चे का कोई पैसा नहीं मिला है चीफ कोच। तो जी। वो उसका रीजन क्या था सत्यवर्धन जी, कि बच्चे आते थे कि मेडल आया सर, मैं आपका नाम लिख दूं इसमें। मैंने कहा यार जी। आप मुझे पूछ के मेरा नाम लिख रहे हो तो अब बिल्कुल भी नहीं लिखना, आप किसी और का लिख दो। क्योंकि अगर मैंने कोचिंग की है, आपको मैंने कोचिंग दी है और आपको लगता है कि मैंने कोचिंग दी है नेशनल में चीफ कोच एज चीफ कोच, तो मेरा नाम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लिखना चाहिए था। स्पोर्ट्स जी। मिनिस्ट्री दे, अगर मैं रिकॉग्नाइज, क्योंकि उन्होंने मेरे को एज फेडरेशन ने चीफ कोच लगाया है, साई उसका पैसा पे करती है। तो वो बताए मुझे, बच्चा मुझे बताता था कि आके मैं आपका नाम लिख दूं तब आपको पैसे मिलेंगे मेरे नाम के। मैं कहा नहीं, मैंने इसलिए मैं कभी किसी का पैसा नहीं लिया। मैंने कहा नहीं फिर जी। बेटा ये तो आप दिलवाओगे मुझे, कल को आप मुझे जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप ये भी एहसास कराओगे कि मेरा पैसा आपने लिया है। तो वो तो मैं नहीं लूंगा। मैं 2006 दो एशियन गेम्स तक चीफ कोच रहा, और मेडल भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे किसी बच्चे के पैसे, मतलब हालांकि वो मुझे फेडरेशन के पैसे नहीं लगते थे। तो जी।
तो इस करके उन्होंने फिर ये तो चेंज किया, फिर मैडम ने, खुल्लर ने, कि ज्ञान ये आप कह रहे हो, मैं इस पे कुछ करती हूँ। फिर उन्होंने जो नेशनल कैंपर थे उनको पैसे देना शुरू हुआ है वो 2010 के बाद। उसके बाद जब मैंने ये मेरी वो मैडम खुल्लर से बात हुई, उसके बाद उन्होंने किया हूँ मैडम ने ये। पर वो उस टाइम फिर कोई मीटिंग और थी तो कहने लगे ज्ञान जी ये आपकी फिर सुनेंगे, फिर तो उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। तो ऐसा मेरे साथ होता रहा है। मैं इंडिया का, आप को यकीन होगा, 1961 में एनआईएस बनी थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जहां कोचेज प्रोड्यूस होते हैं। तो इंडिया में रेसलिंग का मैं पहला ए ग्रेड कोच हूँ। 60 मेरे से पहले एक कोच था, पर वो उनकी जो ए ग्रेड आया था वो उस टाइम ईरानी थे, अमीदी जी, उन्होंने दिया था। उसके बाद जब वो 1 साल करा के चले गए तो उस केपी राय जी के बाद 61 के बाद 92 में मेरा पहला ए ग्रेड है रेसलिंग के अंदर। तो उसी बेस पे मुझे चीफ कोच कुछ दिन रखा था। फिर वही थोड़े से कुछ हमारे यहाँ सिस्टम और ही है कुछ, उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको बताना नहीं होता, आपसे पूछे, मतलब आपको कितना ही अच्छा जानते हो, आपको आप नहीं बता सकते। आपसे पूछा जाए तो बताओ, नहीं तो आपको जानते हो नहीं जानते हो वो आपके अपने पास ही रखो, आपसे नहीं पूछेगा कोई। तो बहुत सी चीजें हैं ये सब जगह, इसमें तो फिर ज्यादा वो नहीं जाएंगे। अब एज नहीं रही है, पर अभी मैं अखाड़े जाता हूँ आजकल, तो भी मैंने भी अपना कंसेप्ट यही कर लिया। मैंने कहा भाई कोई पूछेगा बच्चा तो मैं जरूर बताऊंगा जो मेरे पास है, बिना पूछे मैं भी नहीं बताऊंगा अब। जी बिल्कुल। नहीं सर, आप बिल्कुल सही भी कह रहे हैं, क्योंकि ये एक पद्धति है। और पद्धति की अगर बात करें तो हमारे इतने बड़े धावक रहे मिल्खा सिंह जी, उन्होंने भी कुछ कोई अर्जुन अवार्ड या कुछ नहीं लिया, क्योंकि उसका प्रोसीजर ही ऐसा था उस टाइम पे कि जब तक खिलाड़ी मांगेगा नहीं, खुद से फॉर्म नहीं भरेगा अपना कि मुझे मिलना चाहिए, मेरे को दो ये अवार्ड, तो नहीं मिलेगा। तो जो भी सेल्फ रेस्पेक्ट वाले लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि ये सरकार की या खेल व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कौन क्या कर रहा है, जो काबिल है उसको पोजीशन मिले। असल में सत्यवर्धन जी, कुछ चीजें ऐसी हैं स्पोर्ट्स में अभी भी, कि मैं ये नहीं कह रहा वो हर चीज खिलाड़ी कर सकता है। लिखाई पढ़ाई ज्यादातर खिलाड़ियों के पास नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हम लिखने पढ़ने को इंटेलिजेंस ही मान के बैठ जाते हैं। लिखने पढ़ने वाला है तो एक बाबू भी रख लोगे आप, एक एलडीसी भी उनको दे दोगे किसी अच्छे खिलाड़ी को। अच्छे खिलाड़ियों से राय तो लिया करो, पूछा तो करो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे वही लिख के देंगे, वही प्रोजेक्ट बनाएगा, वही वो करेगा। हम बहुत सी चीजों को, ऐसी चीजों को अवॉइड कर देते हैं उस चक्कर में। मैं ये एक्सेप्ट करेंगे कि ज्यादातर, अभी सारे स्पोर्ट्समैन नहीं है, पर मैक्सिमम स्पोर्ट्स है जो मैन है वो लिखने में पढ़ने में थोड़ा सा वो है, उनका हाथ टाइट है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं ना आप उनसे लिखवाओ या उनसे करवाओ, उनके साथ किसी एक बाबू को भी लगा सकते हो आप, उनसे राय तो लो। जो भी राय मुझे ज्यादातर ली जाती है ना, या जो राय देने भी जाते हैं कभी कभी, हम वहां सोच के, कभी 1-2 मीटिंग में हमें जाने का भी मौका मिला है, तो महसूस होता है कि क्या आप बोल रहे हो, आपको स्पोर्ट्स का पता है, आपको स्पोर्ट्स का मतलब आपको कुछ भी, मतलब चाहे मेरे को क्रिकेट का पता हो ना पता हो, मैंने अपनी राय दे देनी। वहां पे यही मोल होता है, कोई भी है कुछ भी राय दे के चले जाएगा। मेरे को एक बार मैं बताने लग रहा, मैं एक चीज जो बोला था उसमें, बल्कि एक क्रिकेट वाले थे बिशन सिंह बेदी जी, उन्होंने एक सारे स्पोर्ट्स में एक बिशन सिंह बेदी ने कहा था, वही जो पहलवान था, वो मुझे जानता नहीं था, कोई नहीं करता, उसी की बात मुझे ठीक लगी। उसने मीटिंग में बोली थी ये बात, बिशन सिंह बेदी ने, ये आपके यहाँ पे लोधी कॉलोनी में एक मीटिंग हुई थी। तो मतलब मेरे को, मेरे गेम वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे कि जो मैं कह रहा हूं कि भाई ये स्पोर्ट्स में ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो बहुत से जो स्पोर्ट्समैन भी जाते हैं ना, वो कई बार मुझे लगता है वो स्पोर्ट्समैन या तो बोलते नहीं यार, कभी आप बोलो गलत ना निकल जाए मुंह से, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो मैं उनसे कई बार ये कहता हूँ, यार बोलने में गलती थोड़ी होती है, लिखने में ही तो गलती होती है। आपके अंदर है वो, बोलो तो सही, ठीक हो गलत है वो तो अगले डिसाइड करेंगे ना। आप पहले ही मान चुके हो अगर आप गलत हो तो फिर तो गलत हो ही। मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें हैं, ये ठीक है गलत है वो दूसरे ने डिसाइड करने दो ना, मेरे हिसाब से तो ठीक है, तभी तो मैंने बोला है। और मैं ही हमेशा ठीक हूं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करके चलो कि मैं हमेशा ठीक नहीं हो सकता, मैं हमेशा ठीक नहीं हो सकता, पर मैं वो बोलूं जो मुझे ठीक लगता हो, बस मेरा इतना ही रहता है। मैं ये कभी ये क्लेम नहीं करता कि मेरे से अच्छा कोच नहीं है, पर मैं जो बताता हूं वो मेरी बेस्ट है।
मेरी जो टेक्निक है वो मैं बेस्ट बताता हूँ, मेरी एक्सरसाइज है मुझे बेस्ट बतानी है, ये तो मैं क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये क्लेम तो जी नहीं कर सकता कि इंडिया के अंदर मेरे से अच्छा कोई कोच नहीं है। ये जी डिबेट तो मैं बिल्कुल नहीं सर। कर सकता। ये तो और डिसाइड करेंगे। डिसाइड हो सकती है, एक क्लास दो क्लास मैं ले देता हूँ उन बच्चों को, एक दो क्लास दूसरों से ले लवा दो, तो वो बता देंगे, बच्चे जी बता देंगे भी कि इसकी कोई अच्छा है। लेकिन बिल्कुल आप खुद डिसाइड ये नहीं कर सकते कि मैं बेस्ट हूं या मेरा गलत हूं, मैं अपने आप को पहले ही गलत मान लूं या मैं अपने आप को पहले ही बेस्ट मान लूं। नहीं भाई, मेरा तो एक सिद्धांत है, मुझे जो आता है मैं वही बोलता हूं और मुझे वही ठीक लगा। अब आप डिसाइड कर लो ठीक है गलत है। जी मैं- जी तो सर बिल्कुल। आप हाँ, पूरी तरीके से बेबाक जो आपका कुश्ती का तरीका था, जैसे आप रेसलिंग में जीतने के लिए जाते थे, वैसे ही अपनी बात को भी इसी तरह रखते हैं। मुझे ये बिल्कुल बात बड़ी मुझे अच्छी लगी। मैं अभी से मतलब इवन आप हमारे इस टाइम के सतपाल जी करतार जी ये थे, ये बड़े सीनियर होते जी हुए भी वहां कभी कुछ हो जाता था तो बोलने का मौका मुझे ही मिलता था कि जी मतलब मेरा नाम भी असल में वहां पे पढ़े लिखों में आता था, पढ़े लिखा मतलब मैं कॉलेज से आता था, इसलिए मुझे वो उन्हें ये आपका नहीं पता नाम था। गुलजार। नहीं, जी मुझे ये एहसास तो आज तक भी करा रखा है लोगों ने। मतलब जी कहीं भी मेरा इंट्रोडक्शन होगा रेसलिंग में, जी ये पढ़ा लिखा है, मतलब मेरा एक ये जी ठप्पा ऐसा लग गया, मुझे जबरदस्ती रहना पड़ता है कुछ हाँ, ताकि मैं ये ना पता चले मुझे भी नहीं जी कि यूनिवर्सिटी इसमें कैंप लगते थे पटियाला ना, इसमें तो जो कोचेज थे जी वो मेरे को पता है क्या सोचते थे, बीएससी, क्योंकि वहां किसी को ये नहीं पता था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कॉलेज है, वो मुझे जी बीएससी में सोचते थे कि बीएससी कर रहा है ये, वहां से कई इंट्रोडक्शन करा देते थे कोच दूसरे गेम के कि ये जी यार एचयू से बीएससी कर रहा है लड़का, रेसलिंग में आया है, जी रेसलिंग सर, में आया है। पटियाला वालों को नहीं, मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अच्छा सर, ऐसे क्या था? तो वही चीजें ने अभी मेरी यूनिवर्सिटी ने तो अभी मुझे 50वां अभी साल मनाया तो भी बुलाया था, अभी जी एचयू मुझे याद करती है, अभी भी 25वें पे भी बुलाया था। तो वो जी तो हम अपने कॉलेज के दिन तो नहीं भूलेंगे। और मुझे आप ये देखो, मैं फर्स्ट ईयर में इंटरनेशनल हो गया तो मुझे 400 रुपये स्टाइड फंड दिया एचयू ने, एचयू ने जितना जी मुझे दिया और जितना नाम मुझे, जितना प्यार मुझे मेरी कॉलेज मेरी यूनिवर्सिटी से मिला, मुझे शायद ही कहीं मिले। मेरा यहाँ रेलवे में आने के बाद बहुत दिन दिल ही नहीं लगा यार, मैं स्पोर्ट्स कॉलेज के हॉस्टल में ही चलते हैं। तो है। बिल्कुल सर, वो विशेष था आपके लिए, ऐसा कॉलेज जिसने आपको पहली बार मैच दिया, आपको इतना मान सम्मान दिया, स्टाइपेंड। वो बात पैसे की नहीं है, बात एक जो रेस्पेक्ट है, ऑनर, जहाँ आप ओनर अपना किस्सा ओनर बता रहे हैं। हैं। जी 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 जी, वैसे मैं सम्मान ऑनर की बात कर रहा हूँ कि जहां आपने बताया कि कोच होने के बावजूद भी खिलाड़ी आपसे पूछता था कि कोच साहब आपका नाम लिखना है, वहां पे आपके कॉलेज ने इतना बड़ा सम्मान दिया और इस तरीके से दिया। बिल्कुल। और पहली बार जब आपको ये जाना भी था तो कॉलेज से कोई आया कि अरे आपको तो जाना है, ओलंपियन बनना है, यहाँ क्या कर रहे हो आप? कॉलेज की मेरी तो बहुत यादें हैं। उन्होंने मेरे को फर्स्ट ईयर में ही क्या होता था, रूम जो है इंटरनेशनल के, मैं इंटरनेशनल हो गया तो मेरे को रूम भी इंटरनेशनल के साथ दे दिया। मेरे एक इधर वो उर्विल, डेविड उर्विल करके होता था 19 नंबर में, और वो था वेस्ट इंडीज का, और एक डैनियल भास्कर, वो अच्छा फोर फादर था उसके, इंडियन थे पर लेकिन था मलेशिया का, उनके साथ में सिंगल रूम दे दिया फिर मेरे को इंटरनेशनल होते ही। मेरा तो इतना मान सम्मान वहां मिला। अभी मैं 50वें साल में गया वहां पे तो मैंने उनको डीएसडब्ल्यू को बोला, मैंने कहा यार मेरे रूम में लेकर चलो। बोला नहीं, आपके रूम में आपके हॉस्टल में वहीं पे आपको वही परांठे खिलाएंगे। तो अच्छा आज भी हाँ, मेरे डीएसडब्ल्यू ने मुझे बोला भाई नहीं, पहलवान ने ये कहा है कि भाई इसके 2 नंबर हॉस्टल था मेरा, तो उसी के जी हॉस्टल में, बोला भाई देखो वो तो मिलेंगे नहीं अब तेरे टाइम के, हाँ बेरे बेरे तो बेचारे चले गए, पर तेरे को उसी हॉस्टल में हमने वही परांठे बनवा दिए जो उस टाइम आपको मिलते थे। मेरे जी को ब्रेकफास्ट उन्होंने वहीं करवाया मेरे 2 नंबर जी हॉस्टल में, अभी जब गए थे रिसेंटली। तो बाद में जी हमें और पता चला सर ये मैं समझता एग्रीकल्चर हूँ कि हॉस्टल में इस बात का होड़ भी लगा लगता होगा कि वो कमरा मुझे चाहिए, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होंगे। तो ये अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी थे, ये भी बाद में पता चला हमारे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से ही है, कॉलेज से तो नहीं थे ये, एग्रीकल्चर उससे वेटनरी कॉलेज से थे। तो ये भी वहीं पे फिर मिला, मुलाकात हुई भाई, हम भी आपके बाद में आए थे यहाँ पे 10-12 साल हम भी निकाल लिए। तो मंत्री जी भी फिर मिले उन वहाँ पे। तो मतलब कॉलेज का तो मुझे आज भी, जब वहां का नाम आ जाता है तो मुझे, मैं अपने आप से एक आ जाती है, जी टची हो जी, और जाती है। आपके हाव भाव से हम उसकी अंदाजा लगा सकते हैं, और हमें भी बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कॉलेज हिंदुस्तान में सभी का कॉलेज होना चाहिए, जो इतना बिल्कुल सपोर्ट करे बिल्कुल खेलों बिल्कुल। को।
जी बहुत सपोर्ट किया सर मेरे हमारे कॉलेज ने। जी जी प्लीज सर प्लीज बताइए। तो मेरे कॉलेज ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब ये इतना, मैं मुझे नहीं उम्मीद है किसी और डिपार्टमेंट भी इतना करते होंगे। तो ये समझो जी कि मैं वही बता रहा हूँ, इतना स्टाइफंड देना। हम तो, मुझे तो ऐसा लगता था उस टाइम नौकरी की तनख्वाह भी इतनी ही होगी लोगों की जितना मुझे स्टाइफंड मिलता था उन टाइमों में। जी जी तो मतलब ये समझो, एचएयू तो कभी भूल ही नहीं पाते हम। जी सर हमारे बीच में एक दर्शक है नवमेडिक नवोदय वो नवोदय विद्यालय से है। तो उनका हम्म, सवाल, जब भी आप सिस्टम और फेडरेशन की बातें कर रहे थे तो उस पे था कि जिला स्तर पर भी ऐसे बहुत सारे खेल संघ होते हैं जहाँ पे हम्म, खिलाड़ियों को खेल संघों के बीच में आपस में डिस्प्यूट होता है। जैसे हम हम्म, बॉक्सिंग में देखते हैं या कुश्ती की देखते हैं, तो जिला स्तर पे भी 3-4 एसोसिएशन बन जा रही है आजकल। तो एसोसिएशन में उनका कोच बोलता है उधर नहीं खेलना है, इधर नहीं खेलता है। मतलब भारत में जहाँ खेलो इंडिया चल रहा है, फिट इंडिया मुहिम चल रहा है, वहां पे खिलाड़ी को खेलने से रोका भी जाता है कि उसकी चैंपियनशिप में नहीं खेलना, बिल्कुल इधर नहीं बिल्कुल बिल्कुल। खेलना। तो ऐसे माहौल के लिए आपका क्या कहना है, और आपके अकॉर्डिंग इसका कुछ कोड ऑफ कंडक्ट या कुछ बेहतरी का मॉडल बनाया जा सकता है सर? सत्यवर्धन जी, बिल्कुल मैंने बताया, सीधा सिंपल सा है। ये हम जान पूछ के कराते हैं, होती नहीं है आप किसी को डी रिकॉग्नाइज करते हो, होती नहीं है वो, मुझे ऐसा महसूस होता है। आप एक सिस्टम बनाओ, या तो आप इस गाइडलाइन से काम करोगे। जब पैसा सारा सरकार देती है तो गाइडलाइन किसकी होंगी? जी ठीक है, आप फेडरेशन, हम ये नहीं कह रहे फेडरेशन से आप लेके रख लो, फेडरेशन को बताओ ये गाइडलाइन है, हमने आपको करोड़ों रुपए देती है फेडरेशन को, ये हैं, आप इस, या आप हमें बता दो इससे बाहर कोई जाएगा तो आपकी डी एफिलेशन होगी। तो डी एफिलेशन के बाद भी एक आपके पास वो होना चाहिए, अगर डी एफिलेशन आपकी फेडरेशन होती तो उसके बाद ये सिस्टम आपका काम करेगा। सेकंड, ये नहीं है उसमें बच्चे इतने, मैंने बताया ना, मैं खुद भी इन्वॉल्व रहा हूं फेडरेशनों में एक दो में। मतलब हमारे पास बच्चे आते थे तो हमें शर्मिंदा होना पड़ता था कि उनका जवाब नहीं बन पा रहे, कि आप एक ट्रायल करा रहे हैं यहाँ पे, आपको पता नहीं है आपकी टीम जाएगी, बी ट्रायल करा रही है दूसरी जगह, उसकी टीम जाएगी। ऐसा ऐसा कब हो रहा है? जब हम होने देते हैं। देखो, अगर बच्चों को पता है ए भी टीम जा सकती है और बी भी टीम जा सकती है, तो ही तो झगड़ा होगा ना। जब आपकी गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर है, या तो ये, या फिर वहां का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, दूसरा कोई नहीं कराएगा, या तो ये या तो ये। लेकिन हमने जी जी ऑप्शन छोड़ रखे हैं कि सिर्फ डी एफिलेशन, उसके बाद करना कुछ नहीं। डी एफिलेशन के जी बाद भाई क्या, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से या उनसे पूछो भाई डी एफिलेशन के बाद क्या, उसका किसी के पास भी कुछ नहीं। और ये हो सकता है, हाँ, आप क्यों, आप बताओ, अगर डी एफिलेशन कोई होती है तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? डी एफिलेशन बिल्कुल हो होगी सकता है। तो उसके साथ ये है चीजें, ये आपका डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर उसकी टीम बनाएगा, उसके बाद स्टेट का जो है डायरेक्टर ये टीम बनाएगा, ये लेकर जाएंगे वो, ये एक छोटा सा फर्क ना, तो ये लड़ाई हो फिर इनकी। डी एफिलेशन की जी नौबत भी तभी आती है कि ये सरकार हमारा क्या करेगी, करना तो हम नहीं है, डी बिल्कुल एफिलेशन कर देगी 6 महीने साल बाद, फिर मैं नहीं आना है। ये जी ये अगर एक पैटर्न पैरेलल बन जाए, अगर आप नहीं तो ये है, ये आ जाएगा, तो ये डीएफिलेशन फेडरेशन भी नहीं होंगी, ये भी सिस्टम से काम करेंगी। जी मैं किसी फेडरेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, बहुत फेडरेशन बहुत अच्छा भी काम कर रही हैं ना, मैं किसी के अगेंस्ट हूं ना किसी के फेवर में हूं। पर मैं ये कह रहा हूं जितने डीएफ, एक में नहीं है मेरे पास, एक अभी अभी जूडो में भी चल रहा है, जिम्नास्टिक में मैंने बताया 2010 में जो बच्चे कॉमनवेल्थ रेसिंग गेम्स खेल के गए थे, उनके बाद से आज तक उनकी नेशनल चैंपियन नहीं हुई। रेलवे में मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, वहां अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, इंटरनेशनल बेस पे हमें लेना पड़ता है, नेशनल में जी कोई एफिलिएशन नहीं होगी। आप ये बताओ, आप कह रहे हो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स को चलाती है 2010 से, और आपकी टिल डेट नेशनल चैंपियनशिप नहीं हुई है जिम्नास्टिक की। जी तो वो बच्चे जो 10 साल में, जिन्हें 2010 में 11 में स्टार्ट किए होंगे, वो रिटायर हो गए हैं, वो अपॉइंटमेंट के एलिजिबल नहीं हुए। उसमें किसकी क्या, मतलब ये फेडरेशनों की जिम्मेवारी है? ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की कोई जिम्मेवारी नहीं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की यही जिम्मेवारी है, कोई एफिलिएशन होगी तो हम उसको खर्चा दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हमारी जी ये सोच गलत है, ये सोच ठीक नहीं है। हमारी ये सोच होनी चाहिए डी एफिलिएशन नहीं तो क्या। ये हमने, बल्कि अल्टरनेट अभी लास्ट ईयर हम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में गए थे, तो हमारे सेक्रेटरी प्रेमचंद लोचो जी रेलवे बोर्ड के, तो उन्होंने, हमने जाके, मैंने एक सजेशन दिया था, उसमें उनके साथ ही गया था मैंने कहा सर जो डी एफिलिएशन फेडरेशन है ना, उनके चार्ज आर्मी को दे दो, रेलवे को दे दो, जो आपके पास पीयूसीज हैं गवर्नमेंट की उनको दे दो। जो डी एफिलिएशन फेडरेशन होगी इनकी नेशनल हम कराते तो हैं, इंटर रेलवे कराते हैं, आपको सर्विसेज कराते हैं,
तो आप इनको अगर अगर जूडो की डीएफिलिएशन फेडरेशन होगी तो जूडो की आर्मी कराएगी, जिम्नास्टिक की डीएफिलिएशन होगी तो इसकी नेशनल रेलवे कराएगी। बच्चों का तो नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमने सोचा ही नहीं कभी। कोई किसी, मैंने बताया ना, कोई किसी को कोई मतलब नहीं होता। मेडल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का तो एम मुझे ज्यादातर ये लगता है, मेडल आ गया, पैसे दे दिए, उनका स्वागत कर दिया, ध्यानचंद अवार्ड दे दिए, नकली द्रोणाचार्य अवार्ड दे दिए। द्रोणाचार्य 99% फेक होते हैं, 99%। मैं टीवी पे भी चैलेंज किया था, इवन मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिख दिया था। मैं कहा जो सिस्टम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का है, ये इसी सिस्टम से द्रोणाचार्य दे देना। आप मोदी जी मुझे अपना फोटो दे दो और हाँ बरलोक मैं आपको द्रोणाचार्य रेसलिंग का दिलवाऊंगा, जिस तरीके से मिलता है, पर तरीका यही रहना चाहिए। मैंने लेटर में लिखा था। तो मतलब हम अपने काम से हाथ झाड़ रहे हैं, हम कर नहीं रहे। और खर्चा सारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कर रही है। करोड़ों रुपया बच्चों के लिए करती कौन है? उनकी है कुछ भी नहीं, फेडरेशन की है। मतलब बहुत सी जगह है। अब ये प्लेटफॉर्म ऐसा तो नहीं है, पर अभी हम किसी के उसमें तो है नहीं। मेरी तो यही रहती है, अच्छे खिलाड़ी से नहीं, समझदार खिलाड़ियों को बुलाइए। अच्छे खिलाड़ी भी कई बार मैंने देखा वहां बायस्ड बात करके आते हैं। आपको आइडिया हो जाता है, 2-4-6 मीटिंग लो, बार बार रिपीट ना करो, तो आपको सजेशन अच्छे मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप सीरियस हो और आप लेना चाहते हो सजेशन, तो सजेशन तो बहुत देने वाले होंगे। मैं ये कितने सजेशन दे रहा हूं अकेला ही, तो मेरे जैसे कितने लाखों स्पोर्ट्समैन हैं जो इंटरनेशनल है, नेशनल लेवल पे हैं। हम एक लेवल को तो रिकॉग्नाइज कर देते हैं। मान लो कोई नेशनल चैंपियन बन गया तो रिकॉग्नाइज हो गया, कोई इंटरनेशनल हो गया। जो नेशनल में सेकंड थर्ड प्लेस लेके आते हैं, वो नेशनल चैंपियन से कम प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता, उसे कम पता नहीं होता स्पोर्ट्स का। लेकिन हम उसको उसकी तरफ देखते ही नहीं। ये एक मतलब मुझे नहीं पता बाहर का तो, पर हमारे यहाँ एक सिस्टम है। अगर आपका ओलंपिक का मेडल आ गया तो आपके सब पीछे हैं, आपसे राय भी आपसे ही लेंगे जी, और सजेशन भी आपके ही चलेंगे। लेकिन उसी ओलंपिक में उससे 1 पॉइंट से हारने वाला उस देश में रह गया वो, और वो ओलंपिक में नहीं कर सका, उससे ना तो राय लेंगे, ना आप उसके सजेशन मानेंगे, ना उसको आप किसी काबिल समझते। एक ऐसा ठप्पा ला देते हैं कि बस यही बता पाएगा। मतलब अगर अभिनव बिंद्रा ही बताएगा शूटिंग में कौन अच्छा है कौन बुरा है। अरे अभिनव बिंद्रा का जो सेकंड रहा वो भी शायद हो सकता है अभिनव बिंद्रा खेल में ज्यादा अच्छा हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में उसका हारा हुआ अच्छा हो, और नॉलेज तो उसको होगी ही होगी, क्योंकि नेशनल चैंपियन बना है वो। जो भी नेशनल लेवल पर मेडल ले लेता है तो उसकी इतनी नॉलेज होती है, वो बता सकता है। मेरा ये है कि जरूरी नहीं मैं ओलंपिक में गया हूं तो मैं ही ज्यादा जानता हूं। मेरा से जो बेचारा हारा है, जो अगर वो मुझे हरा देता बाई चांस 1-2 पॉइंट से, वो अगर वो ओलंपिक में जाता तो वो भी जा सकता था। तो एक नेशनल लेवल का प्लेयर इतना जरूर होता है, नेशनल लेवल का प्लेयर जरूर होना चाहिए। आप कमेटियों में रखो, उनसे राय लो, और एक कंटिन्यू उन प्लेयरों को मत रखो, रोटेट करते रहो साल 2-2 साल में, तो आपके पास सही राय आएंगी। लेकिन आपने राय लेनी नहीं है, आपने राय बस ये बल्कि बता देनी है कि आप ये लिख के दे दो कि हमें मतलब जो चीज चाहिए ये है, सिस्टम ये है कि वो राय नहीं लेते हैं। आइए ज्ञान सिंह जी, आप ये 4 लाइन लिख दो कि हमने ये करना है। अरे फिर बस वो साइन करवाने होते हैं उनकी। सर बहुत बेबाकी से आपने पूरा का पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक के सिस्टम को बता दिया। क्योंकि मैं भी मतलब ऐसे कई सारे खेलों से जुड़ा हूँ, ताइक्वांडो और बहुत सारे इस तरह के खेल हैं जहाँ इस तरह से 12-15 साल से विवाद चलते आ रहे हैं। तो जैसे आपने कहा ना रिकॉग्निशन के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप क्या, तो ओनरशिप ना होने की वजह से सारे कुछ होते हैं, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं। तो यही बात अगर आप जो आप कह रहे हो, अगर वो डीरिकॉग्नाइज होते ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उसके पैरेलल काम करना शुरू करवा देती, कोई तरीका एक बना दो आप, तो फिर वो डीरिकॉग्नाइज भी नहीं होती, वो सिस्टम से ही काम करते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम डीरिकॉग्नाइज, हाँ मैंने इवन आप ये ज्यादा हो जाएगी। मतलब मैंने तो ऐसी वो देखी है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, किसको डीरिकॉग्नाइज करना है किसको करना है वो भी वहां कैसे होता है, बस वो चीज छोड़ो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये ऐसी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री चाहे तो हो सकती है, मतलब हो सकती हैं, 100% हो सकती हैं। कोई डीरिकॉग्नाइज फेडरेशन नहीं होगी। अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गाइडलाइन देगी उसी हिसाब से चलेंगे। अगर वो नहीं चलती है तो आप किसी दूसरे के पाले में गेंद मत डालो, आप अपने पाले में रखो। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जब खेलो इंडिया करा सकती है इतना बड़ा गेम, तो 4 डीरिकॉग्नाइज फेडरेशनों की नेशनल चैंपियनशिप नहीं करा सकती।
बिल्कुल करा सकते हैं सर। अब तुम नहीं है और तो हम हैं। बिल्कुल या तो या तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के हिसाब से काम करोगे, पैसा हम दे रहे हैं, नहीं कर रहे तो हम नेशनल करा देंगे, ताकि जी बच्चों को तो नुकसान ना हो। आपने जी तो एक छोटी सी लाइन बोल दी, डी एफिलेशन। आपने ये नहीं पता उस गेम को कितने हजारों बच्चे खेलते थे, उनकी डी एफिलेशन कहां गई बेचारों की। जी जिनको किसी को अपॉइंटमेंट मिलना था, किसी को कॉलेज में एडमिशन मिलना था, उसी बेस पे खेल के क्या पता वो ओलंपिक में मेडलिस्ट भी हो सकता था। लेकिन बिल्कुल वो सर। उसने पता है जब तेरा इसकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है तो क्यों करूंगा, मैं दूसरे गेम की तरफ जाऊंगा। जी तो हमें एक ऐसी बट व्यवस्था बना देनी चाहिए। सारी कमी की मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हम ये एक व्यवस्था बना ले एक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के डी एफिलिएशन के बाद भी हमारे पास ऑप्शन है, अगर तुम काम ठीक नहीं करोगे वैसे हम संस्था पैरेलल काम करेगी जब तक आप हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे। डी एफिलिएशन का भी तो कोई तरीका ही निकाला होगा ना उन्होंने। किसको डी एफिलिएशन करते हैं? आपके हिसाब जी से कोई नहीं है, कोई फंडामेंटली कुछ गड़बड़ है तो ठीक है, उनको बोलो या तो मेरे हिसाब से करके ले आओ, और इसके हिसाब से नहीं करते तो ये बी टीम काम करेगी। तो बी टीम जी हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो है फिर अपने आप मरो जियो, वो आपकी मर्जी है, वो उसको वो एकदम से हाथ झाड़ लिया। हमारे लिए हमारा कोई लेना देना नहीं। डी एफिलिएशन फेडरेशन हम कुछ नहीं कर सकते, इंटरनेशनल में भेज देंगे बस, एक आध टूर मरवा देंगे उसमें। साई के भी दो चार चले जाएंगे क्योंकि फेडरेशन तो अब जाएगी नहीं, तो साई के मैनेजर जाएंगे, तो वो तो एक आध करवा देंगे। बाकी अगर नेशनल करा देना तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। डीएफिलिएशन की बहुत बुरी हालत है बच्चों का, जिस जिस गेम में नहीं होता बच्चों को ही पता लगता है, जिसके जिसकी भी बीतती है समझता वही है। दूसरा तो ज्ञान तो दे देता है, ज्ञान तो मैं भी बहुत दे दूंगा, लेकिन जब मेरे पे पड़ती है तब मैं वही रिएक्ट करता हूँ क्या? तब मैं वो रिएक्ट नहीं करता। जो मैं दूसरे को बिल्कुल बताता हूँ ना वही रिएक्ट मैं अपने पे नहीं करता। वही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ज्ञान पूरा दे रहा है, पैसा पूरा दे रहा है। पैसा तो इतना हमारे टाइम पे, हम आप यकीन नहीं मानोगे, पैसा था नहीं, टूर थे नहीं, हमें पता नहीं चलता था। और आज इतना पैसा सब कुछ है और फिर ये नहीं हो रहा। चलो जी। बट चलो सर मैं मुझे सिग्नल लगता है कुछ बट ये एक बहुत बड़ा आई मीन मैसेज भी दिया आपने, और एक प्रॉपर प्रोसेस बताया कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसका जवाब उस आज तक मैं किसी से नहीं सुना था कि गलत को सही कैसे करेंगे, हमारे पास प्लान बी क्या होगा। क्योंकि प्लान अब सभी लोग चर्चा होती थी तो ये किसी ने भी प्लान बी के बारे में नहीं बताया था। क्योंकि शायद मुझे लगता है इतने लंबे वर्षों तक आपने खेला है और खुद भी आप सिस्टम में इतना इन्वॉल्व रहे हैं, तो आपके पास प्रॉपर एक प्लान बी का भी जवाब था, और आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया इसे कि कैसे कर सकते हैं एग्जैक्टली प्लान बी का क्या क्या ऑप्शन हो सकता है हमारे पास। और अगर हमारे पास प्लान बी होगा तो शायद फेडरेशन के झगड़े भी आपस में नहीं होंगे। कम तो होंगे, मेरे मेरे हिसाब से कम होंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जायज सी बात है, फिर कम होंगे क्योंकि उनको भी पता लगेगा कि अगर हमारे झगड़े होंगे तो जनरली पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से झगड़े होते हैं फेडरेशन में आपस में, तो वो पर्सनल इंटरेस्ट उनको लॉस में दिखेगा, तो हाँ ऑब्वियसली कम होंगे सर। सर इसके अलावा कुछ अच्छी यादों के बारे में बात करना चाहेंगे? आई मीन ये तो एक अच्छी। बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा था जिसका आपने ऊपर से लेके नीचे तक एक एक चीज प्रॉपर एक ऑपरेशन कर डाला कि इसको कैसे सही कर सकते हैं, क्या बीमारी है, क्या इलाज है, और कितना समय लगेगा, कैसे ठीक होगा। तो सर आपके जब आप कोच बने तो कोचिंग के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहता हूँ सर, कि कोचिंग की शुरुआत कैसे रही और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका एज अ कोच? कोचिंग में मैंने बताया ना, मेरे को असल में मैं डिप्लोमा पहली बार था इंडिया में, ए किया ग्रेड कोच आया था। तो जी जी मुझे फेडरेशन ने कहा आप कोच लगो, वहां पे भी मेरा मेरा थोड़ा सा तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा भाई कोच लगाओगे तो मुझे, मैं तो कोच तो नहीं आऊंगा, मैं तो चीफ कोच लगूंगा। करे नहीं नहीं यार, अभी तो तू बच्चा है, चीफ कोच क्यों लगेगा? मैंने कहा सर बच्चा तो हूं पर मैं आया तो ए ग्रेड का कोच हूँ, ए ग्रेड का कोच आपके पास है जी ही नहीं, बिल्कुल तो मैं तो चीफ कोच लगूंगा, बुलाना हो तो बुलाओ नहीं तो नहीं। तो उन्होंने मुझे 92-93 की बात है ये, जब मैं जी पास आउट होके आया तो जी ठीक है, उन्होंने फिर बोला भाई नहीं, हम तो ये था भाई तू पहला ए ग्रेड कोच आया था, हम आपको आते ही आपका कुछ एक्सपीरियंस लें, तो नहीं बात बनी।
फिर मेरे को उन्होंने 1-2 साल नहीं बुलाया। फिर 96 एटलांटा ओलंपिक से पहले फिर मेरे पास आया फोन जी कि अरे ज्ञान जी आपको हम कोच लगाना चाह रहे हैं। मैंने कहा फिर मेरा बोला नहीं नहीं हमें पता है, इसलिए हमने फोन किया कि आपको चीफ कोच लगाएंगे पर ग्रीको रोमन का लगाएंगे। मैंने कहा वो कोई नहीं है, इशू कोई नहीं है, मुझे ग्रीको का लगाओ या फ्री का लगाओ पर लगूंगा चीफ कोच। कह रहे हाँ बस ठीक है हमें पता है आपको चीफ कोच ही लगना है, वो तो हमने फोन ही तब किया, हमें पता था, नहीं तो 2-3 साल बीच में हमने नहीं किया। तो आपको जी चीफ कोच लगा रहे हैं ग्रीको का, तो आओगे? मैं कहा हाँ, पक्का करूंगा, आऊंगा, पक्का करूंगा, आऊं, बच्चों के साथ इंट्रोडक्शन हो जाएगा, बच्चों से मिलेगा। तो मैंने अपनी तरफ से फिर अच्छी की है। हमारे यहाँ जो रेसलिंग में सिस्टम है ना कोचिंग का, वो अभी जी भी 50% कोचिज मतलब वो काबिल नहीं है वो कोचिज के सिस्टम, क्योंकि जो सिस्टम के वो कोच हैं वो सिस्टम आज के टाइम पर नहीं चलता। कि हमारे यहाँ कोच क्या है कि आपने 10 एक्सरसाइज बता दी, 10 ये वाली नहीं है। आपको पता होना चाहिए अब ये करिए क्यों करिए। मैंने कुछ स्टेप से बनाए थे, जैसे मैं बोलता हूं एक्सरसाइज वर्ल्ड के अंदर 3 टाइप की होती है। जी सर। आप जब तक देखो, आपको तब तक कोई नहीं सुनेगा जब तक लोगों को ये नहीं लगेगा आप जानते हो, या तो आप उनको बताओ हाँ आप उनसे ज्यादा जानते हो, तब आपको सुनेंगे, अगर नहीं तो नहीं सुनेगा। तो मैंने बताया ना जैसे 3 टाइप की ट्रेनिंग होती है वर्ल्ड में, चौथे टाइप की ट्रेनिंग नहीं मिल सकती। एक होती है जी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एक जी होती है फिजिकल फिटनेस के लिए ट्रेनिंग, एक होती है सेटिस्फैक्शनरी। इस तीन जी के अलावा कोई ट्रेनिंग नहीं है। जो आप प्रोफेशनल करते हो उसमें हर चीज आपको मैक्सिमम करनी होती है। ये मेरे अपने जी बनाए हुए हैं। मैं कह देखो, जी जो प्रोफेशनल टीम का है आप ये मान के चलो उसको हर चीज मैक्सिमम करनी है। अब मैक्सिमम में क्या है ये नहीं है कि वो आपने डिसाइड करना है। रेसलिंग में है तो स्ट्रेंथ मैक्सिमम बढ़ानी है, स्पीड मैक्सिमम बढ़ानी है, इंडोरेंस मैक्सिमम बढ़ाना है, उसके लिए आपकी अलग ट्रेनिंग होगी। सेटिस्फेक्शन के लिए तो आप बस आप थक जाओ इतना ही बहुत है, उससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने फिजिकल फिट रहना है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए आपको, परफॉर्मेंस वाली नहीं चाहिए। और सेटिस्फेक्शन ये आप 10 किलोमीटर की वॉकिंग करते हो, 4 किलोमीटर की वॉकिंग करते हो, रोज आप आते हो तो आप सेटिस्फेक्शन होके जाते हो, मैं वॉक करके आया हूं, मैं एक्सरसाइज करके आया हूं, बस ये है। जी उसके अलावा फिर स्पोर्ट्स में है तो आपको ज्ञान गेम के बारे में, टेक्निक के बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। जी आप ये रेसलिंग की टेक्निक ऐसी है कि आप जब तक उसको लगा के नहीं दिखाओगे तब तक आप उस पे मतलब उसको बता नहीं सकते कि ये एक हाथ पकड़ा और एक ये पकड़ा। जैसे लोगों को मतलब सबको जो पता है एक जनरल आदमी वो बेंगड़ी होती है, वो बेंगड़ी पता है सबको, बेंगड़ी एक दाव है, पर वो बेंगड़ी कब लगेगा, कैसे लगेगा, अगले की क्या स्थिति होगी ये नहीं बतानी आती। बहुतों को नहीं बतानी आती अभी भी, और ना बताना जानते। आप जाते हैं एक जूनियर को कोच को दे दिए ट्रेनिंग करने का, आप ट्रेनिंग कराइए, आप ये बस ये मैंने शेड्यूल बना दिया, ये बना दिया, इतना ये करना, इतना ये करना, इतना ये करना, बस खत्म हुआ। तो ये नहीं है। मैंने जाके स्टार्ट की थी मैट पे, मैं मैट पे रेसलिंग जितनी ही प्रैक्टिस करता था साथ साथ, जी कि उनकी टेक्निक पर उस पे वो बच्चों ने पसंद आई उस टाइम मुझे, जो उस टाइम थे वो बच्चे, कि भाई वो एक मैंने एक जाते ही एक वो बना दिया था बच्चों का, 3 ग्रुप बनाए। जैसे वो पता नहीं सब जगह सक्सेस होगा कि नहीं होगा, मैं आपको ये और बताता हूँ। मैं पहली बार गया था, मैंने ग्रुप बनाए थे 3 ग्रुप। क्या बनाए थे रेसलिंग में कि मैंने कहा भाई जो 10 साल से ज्यादा कैंपों में आ चुके हैं, 10 साल से ज्यादा जिनको हो चुके हैं, वो एक लाइन में बैठो, और 10 से जिनको 2 साल के भी हुए, 7-8 साल हुए हैं, वो यहां बैठो। और तीसरा है जो अभी 1-2 साल से ही नेशनल कैंप में आए। मैंने उनको ये बोला हुआ था देखो भाई ये जो 10 साल से ऊपर वाले हैं ना, ये जिस दिन भी आके मुझे कहोगे सर आज मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी, कोई झूठ नहीं बोलनी, मुझे पेन है, तो ठीक है, मैं बोलूंगा ठीक है आप प्रैक्टिस ना करो, बैठो और देखो। जी और जो ये 5 साल से ज्यादा हो गए, 2 साल से ज्यादा हो गए, ये 7-8 साल से कम है जिनको, उनको वो बताएंगे, मैं उन्हें देखूंगा कि वो छुट्टी देनी है कि नहीं देनी है। और जो जी अभी अभी आए हैं उनको कोई छुट्टी नहीं है, चोट हो जो मर्जी हो, यहाँ आके रेसलिंग करनी ही करनी है। जी कोई बात नहीं, टूट जाएगा टूट जाएगा तो मैं देखूंगा, जी पर मुझे झूठ नहीं चाहिए किसी से, कोई ये नहीं चाहिए कि मुझे बहाना नहीं चाहिए।
मैंने कहा भाई यार तुम जो देखो, जो 10 साल का जिसका एक्सपीरियंस हो जाता है वो आधा कोच हो जाता है। मैंने कहा उन्हें पता है मुझे करनी है कि नहीं करनी, मुझे बताओ सीधी, आज मेरा दिल नहीं करता, क्यों झूठ बोलो मेरा ये दर्द है वो दर्द है। आपने जी सीधा सा मुझे कहना सर आज मुझे नहीं करनी, ठीक है सामने बैठिए और आप देखिए, बस ट्रेनिंग जरूर देखो आप। तो मैं जी एक ये रेगुलर। फंडा मैंने लास्ट तक रखा कि जी मैं किसी को ट्रेनिंग में मैं ही डिसाइड करूंगा किसने क्या करना है। बच्चे डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे बहाना ये वो। तो मेरी सक्सेस रही, मैं 2006 एशियन गेम्स लास्ट था मेरा, उसके बाद मैं कुछ थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ गया और कुछ फेडरेशन ने भी नहीं चाहा था, तो मैंने रिजाइन भी कर दिया था। तो मैंने कभी देखेंगे रिजाइन कर देते हैं, अगर वो उनका दिल करेगा बुला लेंगे, नहीं करेंगे तो फिर ठीक है आप अपने एडमिशन संभाल लेंगे। बुलाया नहीं, उन्होंने भी लगा ठीक है। फिर उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला है अभी। उसके बाद मैं अभी जाने लगा हूँ, रिटायरमेंट के बाद अखाड़े में जाता हूँ बस थोड़ा सा, बच्चे पूछ लेते हैं तो बता देता हूँ जो मेरे पास है। जी। सर आपकी बातों को, आपकी मैसेज को हम दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो नए बच्चे हैं, क्योंकि आपने एक खिलाड़ी का भी बहुत अनुभव लिया, एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत अनुभव लिया है, और कोचिंग का भी काफी अनुभव लिया है बड़े स्तर पे, बृहद स्तर पे। तो खिलाड़ियों के लिए और कोचेस के लिए और जो स्पोर्ट्स पैशनेट पीपल है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, सबके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैंने बताया ना, मेरा तो एक ही फंडा रहता है, मुझे नहीं लगता वो ठीक है। जो आप हो वो अपने को बताओ जी जरूर कि मैं ये हूं, जी मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये कर सकता हूं। मैं उसको अंदर रख लूंगा कि भाई फिर पता कैसे चलेगा लोगों को आप क्या जानते हो। जी मैं अपना बिल्कुल। बताता जरूर हूं भाई, ठीक आपको अच्छा लगे ना लगे वो तो उनको डिसाइड करने दो ना। आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो मैं इससे कमजोर हूं, या मुझे ये आएगा नहीं, मैं सिखा नहीं सकता, मैं ये करा नहीं सकता, ये डिसाइड जी खुद मत करो। या बहुत जी ज्यादा नहीं हो कि भाई मैं ही सब कुछ जानता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं जानता, ऐसा ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। पर मेरा एक ही ऐसा रहता है कि आप जो हो वो जरूर बताओ सामने वाले को कि मैं ऐसा हूं। अगर जी वैसा का वैसा भी मैं ठीक हूं तो फिर ठीक है। अगर वैसा का वैसा मैं रेसलिंग की उसमें फील्ड में नहीं बैठता, मैं कोचिंग की फील्ड में भी नहीं बैठता, तो फिर ठीक है, फिर तो जरूरत भी नहीं है भाई। जब आपको, अगर मैं इसमें भी चोरी करूंगा, मैं जैसा आप चाहते हो मैं वैसा बन जाऊं कि सर जी फेडरेशन ने कहा सर ये वेट वाला तो मेडल लाएगा, हाँ सर लाएगा। अच्छा दूसरे ने पूछ लिया नहीं 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 यार ये चोट इसको तो नहीं आएगा, हाँ सर नहीं आएगा। ये नहीं बोलो यार, फेडरेशन जैसे कहेगी अगर वैसे बोलोगे, या फेडरेशन की भी नहीं छोड़ो किसी की भी कहने से वैसे बोलोगे, तो मुझे वो पसंद नहीं है। हाँ जी सही बोलो, फिर उन्होंने डिसाइड करने दो। आप हो जी सकता है आप भी गलत हो कभी कभी, ये भी एक्सेप्ट करो। अगर भाई मैंने तब बोला था यार ये जो फेडरेशन या आप और दो दोस्त हैं मित्र हैं वो कह रहे हैं यार ये भी ठीक हो सकता है, ये भी अपने पास एक चांस रखना चाहिए। अगर हमेशा मैं ही ठीक हूं ये नहीं है, पर बोलो वही जो आपको ठीक लगे। मेरा यही उद्देश्य रहा है, यही मैं बोलता रहा हूं, मैं बोलता वही हूं जो मुझे ठीक लगता है। पर वो आपको जी ठीक लगा कि नहीं, अब मैंने कितना बोल दिया, ये आपको कितना ठीक लगा नहीं लगा तो आप डिसाइड करो। पर मेरी जी ओर से वो ठीक थे, वो जो मैं बोलता हूँ मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ, मैं तो ठीक ही बोल रहा हूँ भाई मेरे हिसाब से। तो जी उसके कई चीजें मेरी गलत हों और सारी चीजें मुझे भी लगता है कि शायद किसी की सब चीज ठीक हो, ऐसा होना भी नहीं है। कोचिंग के बारे में मेरे को कंफर्म है, मैं इंडिया में मैं अभी मानता हूँ, मेरे दिमाग में है ये कि मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन ये मेरे तक, ये चीज मैं अपने तक रख सकता हूँ भाई, मैं कभी प्रूव करने का मौका हो प्रूव करूंगा। मैं ऐसे जगह जगह बोलता रहूं मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, मेरे से ज्यादा, उससे क्या होगा। मैं कहीं जाके कोचिंग करता हूँ, वहां प्रूव करता हूँ भाई ये टेक्निक ऐसे लगती है क्या, ऐसे पहले मैं उन्हीं से पूछता हूँ बताओ तुमने कैसे, किसी ने कैसे बताई थी। अगर उसमें भी आप चेंज कर देते हो, उसमें भी आप करेक्शन कर देते हो, तो इसका मतलब आप कि जो भी पहले कोचिज ने बताई थी उससे मेरी करेक्शन होगी। और बिल्कुल। हमारी रेसलिंग की टेक्निक में इतनी माइनर माइनर सी है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताया, एक आध बार जी बताता हूं कि आप सिटअप करते हो, जी सेम सिटअप करते हो, सिर्फ उसका फेस पीछे की तरफ देखने लग जाओ, आंख पीछे की तरफ कर दो, तो आपके पेट पे ज्यादा जोर पड़ेगा सिर्फ देखने से। तो सेम टेक्निक में भी वही है, आप सेम टेक्निक लगाते हो लेकिन उसकी थोड़ा सा देखने का मोमेंट भी चेंज कर दोगे तो वो टेक्निक अच्छी हो जाएगी। जी बिल्कुल आप देखना कभी सिटअप करोगे ना, डायरेक्ट सिटअप करोगे और फिर जी उसी में आप पीछे देखने लग जाओ, सिटअप सेम कर रहे हो, जी सेम सिटअप है, लेकिन आपने पीछे देखना लगे तो उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई पेट पे।
इसका मतलब वही टेक्निक में है। आपकी सेम बेंगड़ी है, सेम बेंगड़ी मारी आपने, और बेंगड़ी में आपने इधर मुंह की बजाय इधर मुंह कर दिया तो वो उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं उस टाइप की तक बताता हूं बच्चों को कि भाई मेरे हिसाब से ये चीज है ठीक। टेक्निक सब जानते हैं, सब कुछ चीज जो नाइस करके आ गया, जो कोच करके आ गया, उसे पता है 200 250 300 टेक्निक है, पर एक टेक्निक बताते तो एग्जैक्ट पोजिशन क्या है। मैंने बताया ना, हमारे यहाँ क्लाजंग है, एक हाथ पकड़ा, एक पैर पकड़ा और क्लाजंग मार दिया, हाँ ठीक है, ये तो कोई भी बता देगा। एक हाथ पकड़ो, एक पैर पकड़ो और उठा के पटक दो, क्लाजंग लग गया, लग गया, ठीक है। ये तो थ्योरी होगी ना भाई। जी अब सामने वाले की क्या पोजीशन होनी चाहिए, मैं किस पोजीशन पे जाऊंगा, मेरी मूवमेंट किधर होना चाहिए, मेरा सिर किधर जाना चाहिए, मेरे पैर किधर जाना चाहिए, मेरे घुटना टिकेगा, नी टिकेगी, क्या टिकेगा पहले, कौन सा बाद में, ये नहीं बताना आता ज्यादातर में। टेक्निक सब बता देंगे, एक्सरसाइज सब करा देंगे, एक्सरसाइज सब करा देंगे। एक्सरसाइज की तो आपकी कोचिज की जरूरत भी नहीं आजकल, तो ये आपका ये गूगल बाबा ऐसा है, आप बोलो इंडोरेंस की टेक्निक, ये अभी बता देगा सारी इंडोरेंस की टेक्निक। आप स्ट्रेंथ की टेक्निक पूछो इसे, स्ट्रेंथ की बता देगा 10 टेक्निक। वो इशू नहीं है। आप दूसरा एक हमारे रेसलिंग के अंदर जब आप मैट पे जाते हो, मैट पे एक अच्छा कोच होना जिसकी ये हो, जिसका ये लेवल थोड़ा सा हो कि जब अगला एक रेसलर दूसरे रेसलर पे अटैक करता है तो उसकी स्थिति कब क्या क्या मूवमेंट चेंज हो रही है, उसको पिकअप करने वाला, वहां रेसलिंग चेंज हो जाती है। मैट के ऊपर रेसलिंग चेंज हो सकती है, रेसलिंग चेंज हो जाती है कई बार, हमेशा तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं हमेशा ही कोई अच्छा कोच जिता के ले आएगा, लेकिन अगर मामूली सी फर्क है, उसे पता चल रहा है, देखो उसका राइट पैर है आगे और वो बार बार इसको ऐसे बार बार ले जा रहा है, तो उसको इंटरवल में बताने की जरूरत है कि ये जो बार बार जा रहा है उस पर सिर्फ तुझे ये काम करना है। ये नॉलेज भी बहुतों में नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इसका असर बहुत पड़ता है। मैंने देखा कि वो अपने कोच की तरफ 5 सेकंड देखना मैच के दौरान या 2 सेकंड भी देखना और समझना, वो काम कर जाता है। मैंने काम कर जाता है, लेकिन वो तभी आएगा जब उस कोच को भी पता हो, उस कोच को भी पता हो कि भाई ये जो बार बार कर रहा है, हम कई बार उसी की कमजोरी का फायदा उठाना, या हम फेक एंड फेंट बोलते हैं इसको, धोखा दे मतलब ये करके, तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं वो ज्यादातर को नहीं पता है। ऐसा नहीं है ज्यादातर को नहीं पता, पता भी है बहुतों को, पर बहुतों को ये पता है। अगर मुझे भी आती है, किसी को कहोगे मैं सारी टेक्निक बता दूंगा, सारी टेक्निक तो आप जानते हो, सारी टेक्निक लगेंगी कैसे भाई, वो कैसे कौन बताएगा, ये तो सभी बता देंगे, आपने पढ़ा हुआ है, शायद लिख के भी ले आए होगे, ये टेक्निक ऐसे लगती है, ये टेक्निक ऐसी लगती है, आपके पास बुक भी है उसमें भी बता दोगे। लेकिन मूवमेंट और पोजीशन उस टाइम पे जो बताते हैं, वो कोचिंग की थोड़ी सी एक क्वालिटी अलग होती है, और वो सब में नहीं है, वो सब में नहीं है, चाहे कोई माने या ना माने, वो सब में नहीं है। ये मेरा दावा है कि हाँ टेक्निक सब जानते होंगे, वो मैं मान लूंगा, कोचिंग करा देंगे वो भी मैं मान लूंगा, पर जो कोच टेक्निक की एग्जैक्ट पोजीशन है वो सब नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, ये कंफर्म है मेरे हिसाब से। अगर ऐसा होता तो सभी खिलाड़ी सारे लोग मेडल जीतते, सब लोग अपने अखाड़े में सारा दाव सीखते, बट उसको इम्प्लीमेंट जो सबसे बेहतर तरीके से करता है वही चैंपियन बनता है। और इसी तरह कोच का भी, क्योंकि आप तो बिल्कुल प्रोफेशनल हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके, आपने समय दिया, और आपकी बातों को, आपकी चीजों को हम दूर तक जितना भी हो सकता है नए बच्चों को सभी को दिखाएंगे, बताएंगे आपके बारे में, और आपकी जो सीख है लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़े, हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो बताया था ना, रिटायर आदमी हूँ, जैसे कहोगे मुझे ये लगता है कि मेरे पास जो है मैं बता के जाऊं जल्दी जल्दी में हूँ मैं, इतना कोई भी